आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आज आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 पे। प्रश्न नंबर 1 है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। आपको एक प्रश्न के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप उत्तर बता सकते हैं। तो चलते हैं, हो गया टाइम। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और नाभिक की खोज युकावा ने की थी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो 5 सेकंड हो गया है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, ये सही है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, ये भी सही है। लेकिन नाभिक की खोज युकावा ने नहीं की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी नाभिक की खोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी एक ट्रिक भी है, ईंट पग नारद नाचे। ईंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, पग का मतलब है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नारद का मतलब है नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी और नचे का मतलब है न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियॉन संख्या, ऑप्शन नंबर सी परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन की संख्या। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है और इन्हीं दोनों के योग को न्यूक्लियॉन संख्या भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। अम्ल के जलीय विलयन नीले लिटमस को ऑप्शन नंबर ए लाल कर देता है, ऑप्शन नंबर बी पीला कर देता है, ऑप्शन नंबर सी हरा कर देता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसकी एक ट्रिक है अनिला और एक ट्रिक है सालानी। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और सार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यही इसकी ट्रिक है, आप इसे जरूर याद रखें, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 7.4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 6.4। तो जल्दी से आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। और 7 से पहले भी जितने पीएच मान हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 के बाद में जितने भी पीएच मान हैं वो क्षारीय होता है और 7 उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है 7। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे।
ऑक्सीकरण में ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। क्या किया जाता है? मुक्त किया जाता है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? आपसे क्या पूछा गया? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर है ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। तो जल्दी से बताइए 5 सेकंड में इसका क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। ब्रोमीन है उसे द्रव्य ए धातु कहा जाता है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव्य ए धातु है। पारा एकमात्र द्रव्य धातु है। क्या है? एकमात्र द्रव्य धातु है पारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु भार के, ऑप्शन नंबर बी परमाणु क्रमांक के, ऑप्शन नंबर सी परमाणु घनत्व के, ऑप्शन नंबर डी इन सभी के। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है परमाणु भार के। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार उसके तत्वों के गुण उसके आवर्ती फलन किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। और परमाणु क्रमांक ये सिद्धांत किसने दिया था? मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी में ये सिद्धांत है कि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ये मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार सिद्धांत दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। सबसे भारी तत्व कौन सा है? क्या पूछा गया आपसे? सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। आपसे यह प्रश्न पूछा गया है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का यूरेनियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। टंगस्टन है, टंगस्टन का विद्युत बल्ब में काम लिया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फ्लोरीन को चालक तत्व, दादा तत्व या बेईमान तत्व भी कहा जाता है। फ्लोरीन को क्या कहा जाता है? चालक तत्व, बेईमान तत्व व दादा तत्व कहा जाता है। फॉस्फोरस का उपयोग, रेड फॉस्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? दिया सलाई बनाने में, माचिस बनाने में या दिया सलाई बनाने में रेड फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। हेमेटाइट किस धातु का ऑक्साइड है? हेमेटाइट किस धातु का ऑक्साइड है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी पारा। हेमेटाइट किस धातु का ऐसे कहें? आप जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है लोहा। लोहा धातु का ऑक्साइड है हेमेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी लोहा धातु का एस्क है। तांबे का है क्यूप्राइट। तांबे का क्या है? क्यूप्राइट। तांबे का है क्यूप्राइट। एल्यूमिनियम का क्या है? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। और पारे का है सिन्नाबार। पारे का है सिन्नाबार। तो आपको ये याद रखना है सभी एस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? आपसे यह पूछा गया है जर्मन सिल्वर किस किस धातु से मिलकर बना होता है?
तांबा व टिन से, तांबा व जिंक से, तांबा जिंक और टिन से, तांबा जिंक और निकिल से। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तांबा जिंक और निकिल से मिलकर जर्मन सिल्वर बना होता है। तो बताइए आप, तांबा और टिन से क्या मिलकर क्या बना होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है पित्तल। क्या होता है? पित्तल। जब तक आप ऑप्शन नंबर ए का उत्तर दीजिए। तांबा जिंक और टिन तीनों से मिलकर बना होता है गन मेटल। क्या होता है? गन मेटल। आपने अभी तक ऑप्शन नंबर ए का आंसर दे दिया होगा और इसका सही आंसर है तांबा और टिन मिलकर कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा। इसकी ट्रिक भी है, पित्तल पिताजी, पित्तल तांबा प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? आपसे यह प्रश्न पूछा गया, साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? किस किस से मिलकर साधारण कांच बनाया जाता है? आपसे यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 सिलिका, ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी ए बी और सी। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? साधारण कांच में सिलिका भी मिला होता है, सोडियम सिलिकेट भी मिला होता है, कैल्शियम सिलिकेट भी मिला होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कि साधारण कांच में सिलिका भी मिला होता है, सोडियम सिलिकेट भी मिला होता है और कैल्शियम सिलिकेट भी मिला होता है। ये सभी मिला होता है साधारण कांच में और इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? साधारण कांच बनता है। क्या बनता है? साधारण कांच इन तीनों से मिलकर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13। वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रश्न क्या है? वायुयान के ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन, ऑप्शन नंबर सी नियोन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि ऑप्शन नंबर ए हीलियम सही होगा, ऑर्गन सही होगा, नियोन सही होगा या नाइट्रस ऑक्साइड सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ऐसे ही अमेजिंग प्रश्नों को देखने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियोन। नियोन गैस का प्रयोग वायुयान के ट्यूबों में किए जाते हैं। हीलियम गैस, गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। ऑर्गन, विद्युत बल्बों के अंदर ऑर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्बों के अंदर क्या भरी जाती है? ऑर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड, इस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है N2O। क्या सूत्र होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नियोन का प्रयोग वायुयान के ट्यूबों में किया जाता है, ऑर्गन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है और हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन नंबर डी सिल्वर क्लोराइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलियन का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा, सिल्वर आयोडाइड होगा व सिल्वर क्लोराइड होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट अमिट शाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? अमिट शाई के रूप में सिल्वर नाइट्रेट प्रयुक्त किया जाता है, जो मतदान के समय काम में ली जाती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड
वर्न सिल्वर, वर्न सिल्वर के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? वर्न सिल्वर के लिए सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे। अतिशबाजी के लाल रंग के रूप में कौन सा तत्व काम आता है? आपसे क्या पूछा गया है? अतिशबाजी के लाल रंग के रूप में कौन सा तत्व काम आता है? ऑप्शन नंबर है बेरियम, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोंशियम, ऑप्शन नंबर सी पारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर है बेरियम, स्ट्रोंशियम, पारा और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि अतिशबाजी के लाल रंग के रूप में कौन सा तत्व काम में आता है। तो इसका सही आंसर है स्ट्रोंशियम। अतिशबाजी के लाल रंग के रूप में स्ट्रोंशियम का काम में आता है। बेरियम का काम में आता है। अतिशबाजी के हरे रंग के रूप में बेरियम काम में आता है। और पारा है जो एकमात्र द्रव्य धातु है, ये अभी आपको मैंने बताया है। पारा क्या है? एक द्रव्य धातु है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है सिडेरेसिस रोग होता है। सिडेरेसिस रोग किससे होता है? ये आपसे पूछा गया है। पारा धातु की अधिकता से, कैडमियम धातु की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से या लोहा धातु की अधिकता से सिडेरेसिस रोग किसकी अधिकता से होता है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा धातु की अधिकता से सिडेरेसिस रोग होता है। तो अब हम देखेंगे ऑप्शनों के बारे में। पारा धातु की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पारा धातु की अधिकता से मिनीमाटा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनीमाटा रोग है जो पारा धातु की अधिकता से होता है। कैडमियम धातु की अधिकता से इटई इटई, कौन सा रोग होता है? इटई इटई या औंच औंच रोग कैडमियम धातु की अधिकता से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट की अधिकता से बल्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? बल्लू बेबी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और लोहा धातु की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सिडेरेसिस। तो एक बार और देख लेते हैं। पारा धातु की अधिकता से मिनीमाटा, कैडमियम धातु की अधिकता से इटई इटई या औंच औंच रोग और नाइट्रेट की अधिकता से बल्लू बेबी सिंड्रोम और लोहा धातु की अधिकता से सिडेरेसिस रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? आपसे क्या पूछा गया है? पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी टिन, ऑप्शन नंबर डी लेड। आपको जल्दी से आंसर देना है कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा ग्रेफाइट, बी सही होगा हीरा या सी सही होगा टिन या डी सही होगा लेड। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा है? ग्रेफाइट है। हीरा एक पारदर्शी तत्व है। हीरा क्या है? पारदर्शी धातु है हीरा। लेड है, लेड और टिन दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? शोल्डर धातु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? शोल्डर धातु। लेड व टिन दोनों को मिलाकर शोल्डर धातु बनाई जाती है जो टांका लगाने के काम आती है। क्या काम आती है? टांका लगाने के काम आती है। टिन और लेड दोनों को मिलाकर शोल्डर धातु बनाई जाती है जो टांका लगाने का काम। हीरा एक पारदर्शी माध्यम है, सबसे कठोर धातु भी है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है और ग्रेफाइट एकमात्र ए धातु है जो सुचालक है। ग्रेफाइट एक सुचालक ए धातु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? आपसे क्या पूछा गया है कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? ऑप्शन नंबर है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी रेयन और ऑप्शन नंबर डी टेरिलीन। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है? यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर है आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर बी एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी रेयन और ऑप्शन नंबर डी टेरिलीन। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। ये पॉलीथीन का बहुलक है। एथिलीन क्या है? पॉलीथीन का बहुलक है। आइसोप्रीन ये रबड़ का बहुलक है। किसका है? रबड़ का बहुलक है आइसोप्रीन। रेयन एक संश्लेषित रेशा है। क्या है? एक संश्लेषित रेशा है रेयन। रेयन क्या है? एक संश्लेषित रेशा है रेयन। टेरिलीन, टेरिलीन को क्या कहा जाता है? टेरिलीन को
ड्रैकोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैकोन भी टेरिलिन को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है टेरिलिन वाला, इसको जरूर याद रखना, ये बार बार प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? आपसे क्या पूछा गया है? 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उनमें सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट या पीट? आपको बताना है लिग्नाइट होगा, बिटुमिनस होगा या एंथ्रासाइट होगा या पीट होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा एंथ्रासाइट। क्या होगा? एंथ्रासाइट इसका सही आंसर होगा। इसकी एक ट्रिक भी है, ABLP। आपको क्या याद रखना है? ABLP। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। 1 नंबर पे एंथ्रासाइट, 2 नंबर पे बिटुमिनस, 3 पे लिग्नाइट, 4 पे पीट। आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ABLP। ABLP याद रखिए, आपको ये चारों याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? आपको क्या बताना है? गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर है एथेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर डी मेथेन। आपको बताना है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेथेन। क्या आंसर होगा? मेथेन। और एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन तीनों से मिलकर कौन सी गैस बनती है? LPG। कौन सी गैस? LPG गैस एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती होती है। और गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मेथेन गैस गोबर गैस में प्रयोग की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? दूध से दही बनना, जल का जमकर बर्फ बनना, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है दूध से दही बनना, ऑप्शन नंबर बी जल का जमकर बर्फ बनना, ऑप्शन नंबर सी ए व बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए, ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जल का जमकर बर्फ बनना। ये एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये क्या है? ये एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना और जल का जमकर बर्फ बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस ये उदाहरण आप याद रखिए, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? आपसे क्या पूछा गया है? प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? जो अमल में डुबाने पर लाल हो जाता है और क्षार में डुबाने पर नीला हो जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी लोहित या इसे बैंगनी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी नीला और ऑप्शन नंबर डी पीला। बताइए कौन से रंग का होता है प्राकृतिक रूप से लिटमस? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहित या बैंगनी रंग का होता है प्राकृतिक रूप से लिटमस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 23 पे। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कौन सा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कौन सा होता है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तटस्थ होता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 23 का? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तटस्थ होता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड।
तो इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। तो बताइए आप धनात्मक किस पे होता है? जल्दी से बताइए, जब तक मैं आपको ऑप्शन सी समझाता हूँ। तटस्थ, तटस्थ यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल किस पे होता है आवेश? यानी बराबर होता है, नहीं तो माइनस में होता है नहीं प्लस में होता है, वो होता है न्यूट्रॉन पे। किस पे होता है? न्यूट्रॉन पे, बराबर होता है, जीरो होता है। और ऋणात्मक यानी माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। कौन सा होता है? माइनस होता है। धनात्मक बताइए आप जल्दी से किस पे होता है? धनात्मक होता है प्रोटॉन पे। धनात्मक यानी प्लस, प्लस आवेश किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? आप जल्दी से बताइए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 का। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? जल्दी से बताइए। 12, 13, 14, 15 क्या होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 12, 13, 14, 11। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। और सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na। सोडियम का क्या प्रतीक होता है? Na। ऑप्शन नंबर ए 12, 12 किसका परमाणु क्रमांक होता है? मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। ऑप्शन नंबर बी 13, 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 13 होता है, एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी 14, 14 किसका होता है? 14 सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14 होता है। और ऑप्शन नंबर डी 11 किसका होता है? सोडियम का होता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Na। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। इसका जल्दी से आंसर बताइए। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर ए Na, ऑप्शन नंबर बी Fe, ऑप्शन नंबर सी के, ऑप्शन नंबर डी Al। लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या है और इसका लैटिन नाम क्या है, ये भी जल्दी से बताइए। लोहे का रासायनिक चिन्ह और उसका लैटिन नाम भी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको ये मिलते हैं 5 सेकंड इसका आंसर देने के लिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Fe। लोहे का रासायनिक नाम चिन्ह क्या है? Fe। मैं दूसरा ऑप्शन समझाता हूं, तब तक आप इसका लैटिन नाम भी जरूर बताएं। Na ये किसका होता है? सोडियम का होता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na, सोडियम का। के किसका होता है? पोटेशियम का होता है। के, पोटेशियम का क्या होता है? के होता है। और एल्यूमिनियम का Al होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का क्या होता है? Al होता है। ऑप्शन नंबर बी Fe। इसका लैटिन नाम आपने अभी तक बता दिया होगा, इसका लैटिन नाम होता है फेरस। फेरस होता है लैटिन नाम। और इसका प्रतीक चिन्ह Fe। Fe किसका प्रतीक चिन्ह होता है? लोहे का रासायनिक चिन्ह होता है Fe। और इसका लैटिन नाम होता है फेरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी HNO3 और ऑप्शन नंबर डी CaO। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए HCl, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी HNO3, ऑप्शन नंबर डी CaO। जल्दी से बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर दीजिए। आपको आज पूरे 100% करना है, 20 में वो छोड़ना क्लास, अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्लास को बीच में मत छोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। तब तक हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। H2SO4 ये किसका होगा? H2SO4 ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्या होगा? H2SO4। HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का क्या होगा? नाइट्रिक एसिड का होगा HNO3। CaO कैल्शियम ऑक्साइड किसका होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना का क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का होगा CaO। क्या होगा? Ca।
कैल्शियम ऑक्साइड का होगा CaO। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं आज। ऑप्शन नंबर ए प्रोटियम, ऑप्शन नंबर बी एरिटियम, ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेरियम और ऑप्शन नंबर डी ट्रीटियम। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? जल्दी से बताइए आप। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है और इनमें से एक समस्थानिक हाइड्रोजन का नहीं है। जल्दी से बताइए कौन सा नहीं है हाइड्रोजन का समस्थानिक? तो इसका सही आंसर होगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है? एरिटियम नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक है। किसके हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, नींबू व खट्टे फलों में होता है। नींबू व खट्टे फलों में क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लैक्टिक अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नींबू व खट्टे फलों में क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नींबू व खट्टे फलों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, टार्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नींबू व खट्टे फलों में क्या होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। नींबू व खट्टे फलों में कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध व दही में कौन सा होता है? दूध व दही में लैक्टिक अम्ल होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में क्या होता है? टार्टिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध व दही में होता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, साइट्रिक अम्ल नींबू व खट्टे फलों में होता है और एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल इसका सही आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे, जांग में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जांग में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस, ऑप्शन नंबर सी टार्सल, ऑप्शन नंबर डी टिबिया। कौन सी हड्डी है जांग में पाई जाने वाली? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। फीमर, ह्यूमरस, टार्सल और टिबिया। और चलते चलते सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी से आंसर दीजिए। जांग में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टार्सल, टिबिया, कौन सी है? तो इसका सही आंसर है फीमर। जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है, कौन सी है? फीमर। ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? हाथ की ऊपरी भुजा में। हाथ की ऊपरी भुजा में ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। टार्सल एडी की हड्डी को क्या कहा जाता है? टार्सल कहा जाता है एडी की हड्डी को। और टीबिया निचली भुजा, पैर की निचली भुजा में कौन सी पाई जाती है? टीबिया और फिबुला हड्डी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का, मेंढक में दांत होते हैं होमोडोंट, थिकोडोंट, एटिरोडोंट और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मेंढक में कौन से दांत होते हैं? होमोडोंट, थिकोडोंट, एटिरोडोंट और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेंढक में कौन से दांत होते हैं? होमोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, एटिरोडोंट होते हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा, मेंढक में होमोडोंट दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं? होमोडोंट। थिकोडोंट दांत किसे कहते हैं? ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, इसे थिकोडोंट कहते हैं। एग्जाम्पल, मनुष्य में होते हैं थिकोडोंट दांत, जो मसूड़ों में धंसे होते हैं उसे क्या कहते हैं? थिकोडोंट कहते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एटिरोडोंट। एटिरोडोंट किसे कहते हैं? वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य में भी हेटेरोडोंट दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या होता है? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये इसका ट्रिक भी है ICPMM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए उपास्थि का, ऑप्शन नंबर बी एनिमल का, ऑप्शन नंबर सी डेंटिन का, ऑप्शन नंबर डी काइटिन का। दांत का शिखर किसका बना होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से, और सेशन को लाइक भी कीजिए दोस्तों, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
और इसका आंसर भी दीजिए। ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी एनिमल का, ऑप्शन नंबर सी डेंटिन का और ऑप्शन नंबर डी काइटिन का। दांत का शिखर किसका बना होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेंटिन का बना होता है दांत का शिखर। और इनेमल किसे कहते हैं, दांत के बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बाहरी परत को कहा जाता है इनेमल। दांत की बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे कड़ा व मजबूत भाग होता है। क्या होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कड़ा व मजबूत भाग होता है। दांत की बाहरी परत को इनेमल कहा जाता है। और डेंटिन, दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या पोषक तत्व होता है। पेप्सिन क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एक हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या पोषक तत्व है। दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड में। पेप्सिन क्या होता है, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पेप्सिन क्या होता है, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन या पोषक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। यह प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, परिवर्तित करता है। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन परिवर्तित करता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। और सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं सभी एंजाइम। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन क्या होता है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों में से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहयोग करता है। कौन करता है, हार्मोन है, वह हमारे बॉडी के अंगों में विकास में सहयोग करता है। आगे देखते हैं विटामिन। विटामिन हमारे शरीर में बीमारियों से रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है, बीमारियों से रक्षा करता है विटामिन। बीमारियों से रक्षा कौन करता है, विटामिन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वे कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल कठोर बनाता है, जो दंत इनेमल को क्या बनाता है, कठोर बनाता है। वे कौन सा तत्व है, क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वे कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 33 का जल्दी से आंसर दीजिए 5 सेकंड में। वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगा इतना ही आपको जल्दी याद होगा। और साथ साथ में याद भी करते जाएं और नोट भी करते जाएं। नोटबुक और पेन साथ में रखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। आप लगभग ने कैल्शियम ही लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर कैल्शियम नहीं, सही नहीं होता है। कैल्शियम से हड्डी मजबूत होती है, फ्लोरीन से दंत का इनेमल कठोर बनता है। कैल्शियम, कैल्शियम से क्या होते हैं, मनुष्य के दांत व हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, लेकिन दंत के इनेमल में क्या होता है, फ्लोरीन अधिक होता है। आयोडीन, आयोडीन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। सोडियम, पेशियों में संकुचन, पेशियों की संकुचन में कौन सहायक होता है, सोडियम सहायक होता है। पेशियों के संकुचन में सोडियम सहायक होता है। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका अवयव का संचयन करता है। ये रक्त दाब को नियंत्रित भी कौन करता है, सोडियम भी रक्त दाब को नियंत्रित करता है। सोडियम क्या करता है, एक तो पेशियों में संकुचन में सहायता करता है और रक्त दाब नियंत्रित करता है। आयोडीन, घेंगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, और इसे गोइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोइटर रोग भी कहते हैं। फ्लोरीन, दंत का इनेमल किसका बना होता है, फ्लोरीन का बना होता है। और कैल्शियम, दांत व हड्डी मजबूत किससे होता है, कैल्शियम से होता है। दांत और हड्डी मजबूत किससे होता है, कैल्शियम होता है। सबसे ज्यादा मात्रा दांत और हड्डी में किस में पाई जाती है, कैल्शियम की पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर सी पेप्टोन्स, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है डीएनए में, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। डीएनए में होता है अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 34 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों।
जितना जल्दी आंसर दोगा उतना ही जल्दी आपको याद होता रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या सही होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। अमीनो एसिड क्या होता है, 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण क्या करता है, क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में भी सहायक होता है। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। पेप्टोस और पेप्टाइन क्या होता है, अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, पेप्टाइड्स पेप्टोन्स। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35 पर। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कौन सा। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सुक्रोज, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी माल्टोज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें जल्दी से जल्दी, ताकि वो भी पढ़ सके इस सेशन को। शेयर जल्दी से जल्दी करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है, क्या हो, गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों भी मोनोसेकेराइड है। और सुक्रोज किसके अंतर्गत आएगा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड। कौन सा है, डाइसेकेराइड है। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और माल्टोज ये भी क्या है, डाइसेकेराइड है। इसमें ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, दोनों ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लैक्टोजन, मायोसिन, कैसिन और रेनिन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है, लैक्टोजन, मायोसिन, कैसिन, रेनिन, कौन सा पाया जाता है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। 5 सेकंड मिलते हैं आपको इस प्रश्न के उत्तर के लिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लैक्टोजन, मायोसिन, कैसिन व रेनिन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दूध में, जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैसिन। कैसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टोजन, लैक्टोजन ये छोटी आंत से स्रावित होता है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित कौन करता है, लैक्टोजन करता है। और छोटी आंत किससे, छोटी आंत से स्रावित होता है, छोटी आंत से स्रावित होता है लैक्टोजन। रेनिन दूध में पाए जाने वाले कैसिन प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। रेनिन क्या करता है, दूध में पाए जाने वाला कैसिन प्रोटीन को किस में बदलता है, कैल्शियम पेराकेसिनेट। पेराकेसिनेट में क्या कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। एडल्ट मनुष्य में क्या होता है, रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, सॉरी दोस्तों विटामिन डी और विटामिन ई। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए,
ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड इस प्रश्न के लिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है विटामिन डी को। और मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मानव मूत्र में भी विटामिन डी पाया जाता है। और मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विटामिन डी, जो हार्मोन, जिसे हार्मोन भी कहते हैं, मानव मूत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मानव मूत्र में भी पाया जाता है। और मछली के लीवर यानी यकृत, लीवर या यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वृक्क को किडनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्क को किडनी भी कहते हैं। यकृत को लीवर भी कहते हैं। यकृत को क्या? लीवर भी कहते हैं। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 का जल्दी से आंसर दीजिए। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी आमाशय, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको मिलता है इसके लिए 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है? आमाशय। आमाशय क्या करता है? रेनिन का श्रवण करता है। किडनी, वृक्क। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? और इसमें क्या बनता है? यूरिया बनता है। किडनी की संख्या 2 होती है, इसमें यूरिया बनता है। और किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। और सेशन को अंत तक जरूर देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अभी बाकी है। तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 का जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोतंत्र, इकोलॉजी, ओटाइकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। क्या कहा जाता है? इकोतंत्र, इकोलॉजी, ओटाइकोलॉजी, सिन इकोलॉजी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं इसके लिए 5 सेकंड। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जितना जल्दी आंसर दोगे इतना ही जल्दी याद होगा। और साथ साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट को नोट भी करते रहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं। तो इसका सही आंसर होगा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इकोलॉजी। जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। किसी विशेष क्षेत्र विशेष के जैविक घटक तथा अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहा जाता है। जैविक घटक, किसी विशेष क्षेत्र के जैविक व अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ओटाइकोलॉजी। ओटाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एक ही जाति के जीवों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओटाइकोलॉजी कहा जाता है। सिन इकोलॉजी किसी क्षेत्र में विशेष में पूरे जीव जंतु के समुदाय के अध्ययन को, पूरे जीव जंतु, सभी जातियों के जीव जंतु को सिन इकोलॉजी कहा जाता है। सभी यानी सिन इकोलॉजी, एक यानी ओटाइकोलॉजी। एक जाति का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओटाइकोलॉजी। और सभी के सिन इकोलॉजी, सभी में भी से आ रहा है और सिन इकोलॉजी में से आ रहा है। और एक में ए आ रहा है, ओटाइकोलॉजी में ए। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो जैविक और अजैविक घटक के पारस्परिक संबंध को इकोतंत्र कहा जाता है। और जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40 पे जल्दी से इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किसने किया था?
ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर बी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डी ब्रज। किसने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, ऑप्शन नंबर डी मेंडल, ऑप्शन नंबर सी लेमार्क, ऑप्शन नंबर डी डी ब्रिज। किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसका? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और लेमार्क उद्द विकास का मत देने वाले कौन थे? लेमार्क थे। उद्द विकास का मत देने वाले लेमार्क थे। कौन थे? लेमार्क थे, उद्द विकास का मत देने वाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, पेलियंटोलॉजी अध्ययन किसका है? पेलियंटोलॉजी अध्ययन किसका है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए पक्षियों का, ऑप्शन नंबर बी अस्थियों का, ऑप्शन नंबर सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्मों का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 का पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, जीवाश्मों का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको मिलता है 5 सेकेंड इसके लिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पेलियंटोलॉजी किसका अध्ययन है? तब तक मैं आपको दूसरे ऑप्शन समझा देता हूं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्मों का अध्ययन को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए सीयू कॉपर, ऑप्शन नंबर बी एमजी, ऑप्शन नंबर सी एपी लोहा, ऑप्शन नंबर डी जेडन जिंक। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? साथ साथ सेशन को लाइक भी करते रहिए दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? सीयू, एमजी, एपी, जेडन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एपी फेरस, जिसका लैटिन नाम है लोहा धातु। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। एपी किसका प्रतीक है? लोहा का प्रतीक है, जिसका लैटिन नाम क्या है? फेरस। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एमजी मैग्नीशियम धातु की कमी से कौन सा रोग होता है? पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। पेशी तंत्र व तंत्रिका तंत्र का रोग किसकी धातु की कमी से होता है? मैग्नीशियम की। जिंक से इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। जिंक से क्या होती है? उपापचय क्रिया प्रभावित होती है। और सीयू ये क्या काम आता है? पौधों में शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का डाइबैक रोग होता है। कौन सा? स्तंभों का डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से स्तंभों का डाइबैक रोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर बी बी को, ऑप्शन नंबर सी ए बी को, ऑप्शन नंबर डी ओ को। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 का ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इसके लिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ए बी। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी को ही दिया जा सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है। ए बी में भी ए बी प्लस को कहा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह। यूनिवर्सल एक्सर
ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सर ग्रुप कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह। क्या कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को। ओ को क्या कहा जाता है? ओ को कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता। और ओ सर्वदाता में ओ में भी ओ माइनस को कहा जाता है सर्वदाता रक्त समूह। सर्वग्राही किसको कहा जाता है? AB प्लस को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। AB में कौन सा क्या नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है AB में, प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी AB में नहीं पाया जाता है। और O में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन या प्रतिजन O में नहीं पाया जाता है। और AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टॉन्सिल, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी लस्सी का ऊतक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, आज इसका जल्दी से आंसर दीजिए आप और याद भी कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44 में कौन सा आंसर है? जल्दी से बताइए, कौन सा अंग रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, 5 सेकंड मिलता है आपको। टॉन्सिल होगा, यकृत होगा, वृक्क होगा या लस्सी का ऊतक होगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। यकृत को लीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर भी कहा जाता है। और रोगाणुओं का नाश करता है, शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। लीवर में क्या पाया जाता है? कुपर सेल्स पाई जाती हैं, कुपर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। लीवर में क्या पाई जाती है? कुपर कोशिका पाई जाती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। टॉन्सिल क्या होता है? टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने से क्या होता है? खांसी होती है। खांसी किससे होते हैं? टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने से खांसी हो जाती है। और यकृत, लीवर, इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कुपर कोशिकाएं पाई जाती है, कुपर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? सूत्रीय विभाजन के किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 45 का। सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का। सूत्रीय विभाजन के बीच ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी टिलोफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 5 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी टिलोफेज, ऑप्शन नंबर डी एनाफेज। आज इस सेशन को आप अंत तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न अभी बाकी है इसमें। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा डी एनाफेज। सूत्रीय विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर कब होते हैं? एनाफेज अवस्था में पाए जाते हैं। प्रोफेज, प्रोफेज अवस्था किसे कहा जाता है? कोशिका में विभाजन विभाजन की शुरुआत कोशिका में कब होती है? प्रोफेज अवस्था से ही विभाजन की शुरुआत होती है। मेटाफेज, तुरक धागे का निर्माण होता है मेटाफेज अवस्था में। इस विभाजन में 2 से 10 मिनट लगता है। कितना टाइम लगता है? 2 से 10 मिनट लगता है और तुरक धागे का निर्माण पूर्ण होता है। टीलोफेज, ये प्रोफेज का उल्टा होता है। केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। ये इसमें क्या हो जाता है? क्रोमोसोम है ना जो पतले हो जाते हैं, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पतले हो जाते हैं क्रोमोसोम टीलोफेज अवस्था में। स्पाइंडल फाइबर भी नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। क्या होता है? एक मदर सेल का निर्माण टीलोफेज अवस्था में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, फफूंदी में, किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? प्रतिजैविक औषधि जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, फफूंदी में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? 5 सेकंड का समय मिलते हैं आपको, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? जीवाणु में, विषाणु में, शैवाल में, फफूंदी में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। आपने क्या लगाया होगा देख ले, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। सही आंसर होगा जीवाणु इसका। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये भोजन अपना स्वयं बनाता है। क्या पाया जाता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बना देता है। नील हरित शैवाल किस में पाया जाता है? धान के खेतों में क्या पाया जाता है? नील हरित शैवाल पाया जाता है धान के खेतों में, ये भी आपको याद रखना है। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। फफूंदी या कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक या फफूंदी के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, जल्दी से इसका आंसर देना। जीवाणु की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, 5 सेकंड को आपको समय मिलता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच और लुईस पास्चर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें आप बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ने वाले हो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, लुईस पास्चर। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का। और शरीर में एनर्जी बनाए रखे दोस्तों, तभी पढ़ाई होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी और इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है जीवाणु को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट कोच ने एजे का टीका का व टीबी की चिकित्सा को खोज किया था। एजे का टीका व टीबी की चिकित्सा का खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का पूरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। लुईस पास्चर, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज लुईस पास्चर ने की थी। हाइड्रोफोबिया जो कुत्ते के काटने से होता है। किसके होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और इसमें पानी से डर लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। हाइड्रोफोबिया। अगर पत्नी से डर लगे उसे पत्नी फोबिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48 पे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, पाइरुवेट अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? इसका आंसर दीजिए। पाइरुवेट अम्ल, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? पाइरुविक अम्ल, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी, ग्लूकोज। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसे क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है। जब एटीपी से एक फॉस्फेट का अणु हटता है तब एडीपी का निर्माण होता है। एक फॉस्फेट का अणु हट जाता है, माइनस हो जाता है, तो एडीपी का निर्माण होता है। और एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डी फॉस्फेट। एडिनोसिन डी फॉस्फेट। एक फॉस्फेट का अणु हट जाता है और एडीपी से एक फॉस्फेट का अणु मिलकर अगर ये प्लस हो जाता है तो वापस एटीपी बन जाता है, और एक माइनस हो जाता है तो एडीपी बन जाता है। जब शोषण O2 के अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायूरिक एसिड के दो अणु का निर्माण करता है। जब शोषण क्या होता है? O2 की अनुपस्थिति में होता है। O2 जब नहीं मिलता है शोषण में तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है। ग्लूकोज का एक अणु टूटकर क्या करता है? 2 पाइरुविक अम्ल का निर्माण करता है। शोषण की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने को क्रिया को ग्लाइकोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसिस कहा जाता है। ग्लाइकोसिस कहा जाता है। शोषण की क्रिया में ग्लूकोज के अणु टूटने की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहा जाता है। ग्लाइकोसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बचता है। ग्लाइकोसिस में कितना होता है? 4 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है, 2 एटीपी शेष बचता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है?
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर डी केंद्रिकाएं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से आंसर दीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम और ऑप्शन नंबर डी केंद्रिकाएं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और केंद्रिकाएं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और केंद्रिकाएं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 49 का। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री को राइबोसोम कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? जल्दी से बताइए। रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1931 में। और केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है केंद्रक को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अर्धशतक लगने वाला है। जल्दी से देखिए दोस्तों। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 20 डिग्री पे या 62 डिग्री पे? ऑप्शन नंबर है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 62 डिग्री। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? अर्धशतक लग गए हैं जो दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको मिलता है 5 सेकंड इसका आंसर देने के लिए। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। किस पर? 40 डिग्री पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है। 35 प्लस माइनस 5, 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक। 35 प्लस माइनस 5, 35 प्लस माइनस 5 डिग्री, 35 माइनस 5 यानी 30, 35 प्लस 4 माइनस 5 यानी 40। 35 से लेकर 40 डिग्री तक एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। 30 से लेकर 40 डिग्री तक एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो सबसे अधिक सक्रिय किस डिग्री पर होते हैं? 40 डिग्री पर होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 पर। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? जो अभी आपको ऊर्जा बनाए रखनी है शरीर में पढ़ने के लिए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। शरीर में अधिकतम ऊर्जा किस संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? प्रोटीन, ग्लाइकोजन, विटामिन और वसा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर सी विटामिन, ऑप्शन नंबर डी वसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। रेलवे, एसएससी, पटवार, राजस्थान पुलिस, एसआई सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? आज आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 तक विज्ञान का सारा निचोड़ आ जाएगा। इसीलिए तो मैं ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आज आपके 100 नहीं, पूरे 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में आपको 5% मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वसा। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होती है? वसा। और 1 ग्राम वसा का टूटने से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी? 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है वसा के एक अणु टूटने पर। और प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। और 1 ग्राम प्रोटीन टूटने पर कितनी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर कितना ऊर्जा मिलती है? 4.2 कैलोरी। कितनी मिलती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है एक प्रोटीन के टूटने पर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52। कोबाल्ट धातु किस विटामिन पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। कोबाल्ट धातु किस विटामिन पाई जाती है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। जल्दी से इसका आंसर बताइए। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोबाल्ट धातु किस विटामिन में पाई जाती है और उसका रासायनिक नाम क्या है? यह भी जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, 5 सेकंड मिलते हैं इसके लिए आपको। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसके नाम में भी क्या आता है? साइनोकोबालामिन। कोबाल्ट नाम आता है साइनोकोबालामिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन।
B1 का रासायनिक नाम क्या है? बेरीबेरी। बेरीबेरी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पर। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वायरस रोग कौन सा है इसमें से? इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, हैजा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वायरस रोग कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, हैजा है? वायरस रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53 का जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी हैजा? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वायरस रोग कौन सा है इनमें से? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 का। रोगों के कई प्रकार होते हैं। जीवाणु भी होता है, विषाणु भी होता है। विषाणु को वायरस भी कहता है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहता है। कवक जनित रोग भी होते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग भी होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताएं। ये रोग, चार रोग दिए गए, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, हैजा, ये सभी का आंसर बताइए। ये किस किस से होता है? इसका सही आंसर है इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा, इसे हम फ्लू भी कहते हैं, और ये मिन्सू वायरस के द्वारा होता है। किससे होता है? मिन्सू वायरस के द्वारा ये होता है। इन्फ्लुएंजा मिन्सू वायरस के द्वारा होता है। और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया कौन सा? डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा, ये तीनों किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है डिप्थीरिया, टाइफाइड और हैजा। डिप्थीरिया कौन से बैक्टीरिया से होता है? कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरियमा से होता है। किससे होता है? कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है। और डिप्थीरिया में इस रोग को सांस लेने में कठिनाई होता है, और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगता है। और डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस होता है। क्या होता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस होता है। जल्दी से ये लिखते जाइए, मैं जब बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पर लिखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जल्दी से इसका लिखते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 54 पर। वायरस होते हैं, वायरस क्या होते हैं? एक कोशिकीय के होते हैं, एक कोशिकीय के होते हैं, स्वतंत्र जीन होते हैं, बहुकोशिकीय के होते हैं? एक कोशिकीय के होते हैं, एक कोशिकीय के होते हैं, स्वतंत्र जीन होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। वायरस क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 54। जल्दी से इसका आंसर बताइए। वायरस होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, स्वतंत्र जीन होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको, इसका जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 54 का। और सेशन को साथ साथ में लाइक व शेयर भी करते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए इस सेशन को, और अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न अभी बाकी हैं। जो अंत तक टिका रहेगा वही सफल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुकोशिकीय। क्या आंसर है इसका सही? ऑप्शन नंबर डी, बहुकोशिकीय। वायरस नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, गलती से ऑप्शन नंबर डी लग गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र जीन होता है। वायरस क्या होता है? एक स्वतंत्र जीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ध्यान में रखना, इसका आंसर नंबर सी सही होगा। स्वतंत्र जीन होता है वायरस। वैसे जंतु जिनके शरीर पर एक कोशिका बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। एक कोशिका का शरीर बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। जिसका आंसर है, उदाहरण है अमीबा। क्या उदाहरण है? अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, सब एक कोशिकीय जीव है। और वैसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। उसका उदाहरण है मछली है। क्या आंसर है? उदाहरण है इसका मछली है, मेंढक है, कुत्ता है, मनुष्य है आदि, ये सभी बहुकोशिकीय है। और एक कोशिकीय में अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। सही। और इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र जीन। वायरस क्या होते हैं? स्वतंत्र जीन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता क्या है? कौन है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवानोव्स्की, लैंडस्टीनर, मिलर और बिजेरिक। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रथम बार विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की, लैंडस्टीनर, मिलर और बिजेरिक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 55 का। प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? इवानोव्स्की, लैंडस्टीनर, मिलर, बिजेरिक। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इवानोव्स्की। तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में सर्वप्रथम इवानोव्स्की ने बताया था। विषाणु में सजीव व निर्जीव दोनों गुण होते हैं, अतः इसे सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा कर लिखिए। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु को।
इस क्योंकि इसमें दोनों ही गुण होते हैं, सजीव की भी होते हैं निर्जीव के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पॉक्स विषाणु, ऑप्शन नंबर बी हर्पिस विषाणु, ऑप्शन नंबर सी सार्कोमा विषाणु, ऑप्शन नंबर डी ट्यूमर विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 6, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पॉक्स विषाणु, हर्पिस विषाणु, सार्कोमा विषाणु, ट्यूमर विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? जल्दी आपको मिलते हैं इसके आंसर के लिए 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से दीजिए, टाइम कम है दोस्तों। जितने टाइम की बचत करोगे इतना ही ज्यादा पढ़ोगे। जल्दी से इसका आंसर दीजिए और साथ में पॉइंट टू पॉइंट सारे फैक्ट लिखते जाइए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप साथ में रिवीजन भी करते रहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। क्या है? सबसे बड़ा विषाणु पॉक्स विषाणु है। इसमें एक होता है छोटी माता चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? छोटी माता को चिकन पॉक्स कहते हैं। चिकन पॉक्स किसे कहते हैं? छोटी माता को कहते हैं। और चेचक, चेचक स्मॉल पॉक्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। चेचक को क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स कहते हैं। और चिकन पॉक्स छोटी माता को कहते हैं। हर्पिस, ये रोग हर्पिस विषाणु द्वारा होता है। ये त्वचा रोग है, इसमें त्वचा में सूजन आ जाती है। हर्पिस में क्या आ जाती है? त्वचा में सूजन आ जाती है। त्वचा में सूजन आ जाती है हर्पिस रोग में। एंटीसेप्टिक दवा से इस रोग में मुक्ति पाया जा सकता है, एंटीसेप्टिक दवा के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु। आपको ये याद रखना है, बाकी छोड़ो। ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा विषाणु, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है, पॉक्स विषाणु। ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? पॉक्स विषाणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 57 पर। उत्सर्जन की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उत्सर्जन की इकाई क्या है? न्यूरॉन है, एक्सॉन है, नेप्रोन है, इनमें से कोई नहीं है। और इन तीनों ऑप्शनों का उत्तर भी देना है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? एक्सॉन किसकी इकाई है? नेप्रोन किसकी इकाई है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उत्सर्जन की इकाई कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 का जल्दी से आंसर दीजिए। उत्सर्जन की इकाई कौन सी है? जल्दी से। तब तक मैं आपको समझा देता हूं दूसरा में। न्यूरॉन, न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। किसकी इकाई होती है? तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। और नेप्रोन, नेप्रोन किसकी इकाई होते हैं? उत्सर्जन तंत्र की नेप्रोन इकाई होती है। नेप्रोन किसकी इकाई होते हैं? उत्सर्जन तंत्र की। और एक्सॉन एक तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का भाग ही एक्सॉन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? नेप्रोन। उत्सर्जन की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? नेप्रोन। ये इस क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, एक्सॉन तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, और नेप्रोन उत्सर्जन तंत्र की इकाई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। पक्षी होते हैं अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक, यूरिकोटिलिक, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पक्षी क्या होते हैं? अमोनोटिलिक होता है, यूरियोटिलिक होता है, यूरिकोटिलिक होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और यह इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन और जल्दी से आंसर दीजिए। पक्षी कौन से होते हैं? आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। पक्षी होता है, क्या होता है पक्षी? अमोनोटिलिक होता है, यूरियोटिलिक होता है, यूरिकोटिलिक होता है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षी होता है यूरिकोटिलिक होता है। क्या होता है? यूरिकोटिलिक होता है। वैसे जीव जो यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालता है उसे यूरिकोटिलिक कहा जाता है। यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे क्या कहा जाता है? यूरिन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं उसे यूरिकोटिलिक कहा जाता है। पक्षी क्या होता है? यूरिकोटिलिक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, 59 पर। जल्दी से इसका आंसर। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? यह आंखों का संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कॉर्निया, आइरिस, सीलियर इकाई या परितारिका। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कॉर्निया द्वारा, आइरिस द्वारा, सीलियर इकाई द्वारा या परितारिका द्वारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कॉर्निया द्वारा होता है, आइरिस द्वारा होता है, सीलियर इकाई द्वारा होता है, परितारिका द्वारा होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड इसका आंसर देने के लिए। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा होता है नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण। कॉर्निया, आंख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। और नेत्रदान में क्या प्रयोग किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइरिस होगा। नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? आइरिस ही इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये मस्तिष्क से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अग्र मस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क ऑप्शन नंबर सी, प्रेमस्तिष्क ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रेमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस। तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में शरीर के भाग को ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। भूख है, प्यास है, ताप है, प्यार है, घृणा है, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ये आपको याद रखना है। भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा आदि पर नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, जननांगों द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि, जननांगों द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, जो भी गोइटर गले का रोग है। तो इसका सही आंसर होगा पिट्यूटरी। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, और इसे वृद्धि ग्रंथि भी कहा जाता है। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। सोमेटोट्रोपिन एसटीएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है वृद्धि हार्मोन को, या ग्रोथ हार्मोन भी इसे कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, जो मटर के दाने के समान होती है और 0.5 ग्राम की होती है। ये फैक्ट आप दोस्तों साथ साथ में लिखते जाइए। यहाँ स्क्रीन पर जगह नहीं है, इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावित दोनों प्रकार की हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावित ग्रंथि है? दोनों प्रकार की हैं। यकृत, अग्नाशय, थाइमस और थायराइड ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिःस्रावी ग्रंथि। और ऐसी कौन सी ग्रंथि हैं जो मिश्रित प्रकार की हैं? ये दोनों प्रकार के अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि, ये आपसे पूछा गया प्रश्न में। यकृत है, अग्नाशय है, थाइमस है और थायराइड है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिःस्रावी दोनों प्रकार की है? यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। अग्नाशय दोनों प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी। वैसी ग्रंथि जो नलिका युक्त होती हैं उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। नलिका युक्त होती है उसे बहिःस्रावी, और जो नलिका विहीन होती हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। यह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह भी अंतःस्रावी है, यह भी अंतःस्रावी। ये तीनों कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है तीनों। और अग्नाशय एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 63 पर। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। बाह्य कर्ण का कठोर और लचीला भाग बना होता है। जो कान का कठोर व लचीला भाग होता है वो किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 63 का जल्दी से आंसर दीजिए। कंडरा का, अस्थि का, उपस्थि का और स्नायु का। कंडरा का, अस्थि का, उपस्थि का और स्नायु का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बाह्य कर्ण किसका बना होता है? बाह्य कर्ण का कठोर व लचीला भाग किसका बना होता है? कंडरा का होता है, अस्थि का होता है, उपस्थि का होता है, स्नायु का होता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों।
आपको मिलता है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बाह्यकरण का कठोर व लचीला भाग उपास्थि का बना होता है। किसका होता है? उपास्थि का बना होता है करण का कठोर व लचीला भाग। उपास्थि का निर्माण कंकाल संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संयोजी ऊतकों द्वारा उपास्थि का निर्माण होता है। यह अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। किससे होता है? अर्ध ठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बने मैट्रिक्स से निर्मित होता है। उपास्थि का निर्माण होता है जो एक संयोजी ऊतक कहलाता है। अस्थि एक ठोस कठोर मजबूती संयोजी ऊतक है। मजबूत संयोजी ऊतक एक अस्थि कठोर एवं ठोस मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। मांसपेशी व अस्थि को जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंडन कहलाता है। मांसपेशी व अस्थि को जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाता है। अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला लिगामेंट भी कहते हैं उसे, और इसे स्नायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट और स्नायु भी कहते हैं, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। और अस्थि को मांसपेशी को कौन जोड़ता है? कंडरा, या इसे टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टेंडन भी कहते हैं। ये अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल, थाइमस, थायराइड या कार्पस लुटियस? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। रुधिर दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करती है, थाइमस ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है, या कार्पस लुटियस करता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 64 का। इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। और सेशन को लाइक जरूर करिए, वीडियो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, और सेशन को अंत तक जरूर में देखें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड्रिनल। रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। एड्रिनल वृक्क के ऊपर स्थित होता है, इसीलिए इसे एड्रिनल करता है। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, वृक्क के ऊपर स्थित होने के कारण। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड। करो या मरो ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करो या मरो ग्रंथि भी कहा जाता है, और इमरजेंसी ग्रंथि भी एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड कहां पर पाई जाती हैं? गले में पाई जाती हैं, जिसे थायरोक्सिन नामक गले में पाई जाती हैं, जिसे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। इसकी कमी से क्रिटिनिज्म रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म रोग होता है। मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। 30 वर्ष का व्यक्ति 5 वर्ष का बच्चा जैसे दिखाई देता है थायराइड की कमी से। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65 पर। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 का, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 65 का। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो अंत तक इस सेशन में टिका रहेगा वही सफल होगा दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है सबसे अधिक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। सबसे अधिक पाया जाता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों ऊतकों से संबंध करता है। अंगों ऊतकों से संबंध कौन करता है? संयोजी ऊतक कहते हैं, इसीलिए संयोजी ऊतक कहते हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 66 पर। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक क्या है? ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। ट्रिपेनोसोमियासिस का रोग की वाहक क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए इसको 5 सेकंड में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लाउस, ऑप्शन नंबर बी सैंड मक्खी, ऑप्शन नंबर सी सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर डी फायर फ्लाई? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लाउस मक्खी, सैंड मक्खी, सीसी मक्खी या फायर फ्लाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी द्वारा ट्रिपेनोसोमियासिस रोग का वाहक है सीसी मक्खी। और इस रोग में व्यक्ति को नींद के साथ बुखार आता है। क्या आता है? नींद के साथ बुखार आता है ट्रिपेनोसोमियासिस में। सैंड मक्खी कालाजार के परजीवी लिस्माइना डोडेवानी का वाहक होते हैं। सैंड मक्खी कालाजार का परजीवी है, क्या है?
लिस्मानिया डोडामानी उसका वाक होता है। इस रोग में रोज तेज बुखार आता है तथा शरीर काला पड़ जाता है, इसीलिए इसे काला जार कहा जाता है। सैंड मक्खी के द्वारा वाक होता है। और इसका सही आंसर है सीसी मंकी। ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाक क्या है? सीसी मंकी। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67 पर। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, टाइम बहुत कम है, खराब मत कीजिए टाइम को। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पिसिकल्चर। क्या आंसर होगा इसका? 5 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 का, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है, पिसिकल्चर कहलाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मधुमक्खी से संबंधित कौन सा उद्योग है? 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एपीकल्चर। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है कौन सा है? एपीकल्चर। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से क्या संबंधित है? सेरिकल्चर है रेशम कीट पालन से। बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। क्या संबंधित है? बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। पिसिकल्चर संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे? मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है पिसिकल्चर। तो इसका सही आंसर होगा एपीकल्चर। जो उद्योग मधुमक्खी से संबंधित है एपीकल्चर, रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरिकल्चर, बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित पिसिकल्चर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है क्या कहलाती है? जूट कहलाती है, कपास कहलाती है, फ्लेक्स कहलाती है, सेमल कहलाती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 का, रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है क्या कहलाती है? जूट कहलाती है, कपास कहलाती है, फ्लेक्स कहलाती है, सेमल कहलाती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 68 का। इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलती हैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है क्या कहलाती है? कपास कहलाती है। और कपास का पौधा किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? काली मिट्टी में पाया जाता है कपास का पौधा। और जूट से क्या बनाया जाता है? बोरा बनाया जाता है। जूट से बोरा बनाया जाता है। और जूट की सबसे ज्यादा खेती वेस्ट बंगाल में होती है। कहां पर होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। जूट की सबसे अधिक खेती वेस्ट बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना, स्ट्रोमा व मेम्ब्रेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना, स्ट्रोमा व मेम्ब्रेन। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? इसमें आपको एक हिंट भी मिलेगा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, एक हिंट भी है। इसका हिंट ये है क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक ही तरह का नाम है, इसकी याद रखिए। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल पाया जाता है। स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का डायरेक्ट रिएक्शन इसमें होता है, डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है स्ट्रोमा और फोटोसिंथेसिस का। स्ट्रोमा इसमें नहीं होता है दोस्तों, सॉरी, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। और ल्यूकोप्लास्ट, ये जड़ में पाए जाने वाले प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। जड़ में पाए जाने वाले प्लास्टेड को क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। पौधों के जड़ों में पाया जाने वाला ये रंगहीन होता है और भोजन के संचय के कारण फूल जाता है। भोजन के संचय के कारण क्या करता है? फूल जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है। कौन सा होता है? लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ के प्लास्ट में पाया जाता है, प्लास्टेड में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पाया जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का, एंटीजन है। एंटीजन क्या है? एक एंजाइम है, एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का उपजात पदार्थ है, एक प्रकार का हार्मोन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन क्या सही होगा इसमें? एंटीजन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, उपजात पदार्थ है, हार्मोन है, क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एंटीजन क्या है? एंजाइम है, प्रोटीन है, उपजात पदार्थ है, हार्मोन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, एंटीजन क्या है? आपको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन।
एंटीजन क्या है? प्रोटीन है। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन होता है। इस प्रोटीन को एंटीजन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। शरीर में एंटीजन के विरुद्ध दूसरे प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी कहा जाता है। दूसरे प्रोटीन का विपरीत में निर्माण होता है, उसे एंटीबॉडी कहता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होता है। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71। यीस्ट है। यीस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एककोशिक है, बहुकोशिक है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 71 का यीस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एककोशिक है, बहुकोशिक है? यीस्ट क्या है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 5 सेकंड। जल्दी इसका आंसर दीजिए। यीस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एककोशिक है या बहुकोशिक है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। यीस्ट क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यीस्ट एक यूकैरियोटिक है। ये से यीस्ट, ये से यूकैरियोटिक। इसे आप याद रख सकते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 2 झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक डीएनए पाया जाता है और एक हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें केवल डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों साथ में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 पर। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? पाइनस से, साइकस से, हरे शैवाल से या और बीजी पादप से? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 है का साबूदाना किससे प्राप्त होता है? पाइनस से प्राप्त होता है, साइकस से प्राप्त होता है, हरे शैवाल से प्राप्त होता है या और बीजी पादप से प्राप्त होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का साबूदाना किससे प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकस से। साइकस से, सास से साबूदाना, सास से साइकस। जल्दी से इसका आंसर यही होगा। सास से साबूदाना, साइस से साइकस। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सागोपालम की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागोपाम भी कहा जाता है। साइकस को सागोपाम भी कहा जाता है। वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल बीज सभी पाए जाते हैं और पौधे में बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। बीज होता है जो फल के अंदर पाए जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आवर्त बीजी कहा जाता है। आम, कटहल, जामुन, धान, गेहूं ये सभी इस आवर्त बीजी पादप का उदाहरण है। चलता है क्वेश्चन नंबर 73। कुनैन प्राप्त की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एकोनिटम, सिनकोना, पेपावर या कैनाबिस किससे प्राप्त की जाती है कुनैन? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एकोनिटम, सिनकोना, पेपावर या कैनाबिस कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन नंबर 73। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कुनैन प्राप्त की जाती है एकोनिटम, सिनकोना, पेपावर या कैनाबिस बिस। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना से कुनैन प्राप्त की जाती है। सिनकोना के वृक्ष की छाल से, किससे? सिनकोना के वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है और इस दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। किस में किया जाता है? मलेरिया के उपचार में कुनैन की दवा का प्रयोग किया जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। कवक जनित रोग हैं, इनमें से कौन सा कवक जनित रोग है? कोलेरा है, तपेदिक है, प्लेग है या रिंगवर्म है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कवक जनित रोग कौन सा है? कोलेरा है, तपेदिक है, प्लेग है या रिंगवर्म है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन के लिए आप 5 सेकंड मिलता है आपको। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कवक जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर दीजिए। कोलेरा है, तपेदिक है, प्लेग या रिंगवर्म है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिंगवर्म। रिंगवर्म मनुष्य में कवक जनित रोग है। क्या है? कवक जनित रोग है रिंगवर्म। कोलेरा, तपेदिक और प्लेग ये तीनों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है या बैक्टीरिया जनित रोग है। कोलेरा, तपेदिक, प्लेग। रिंगवर्म है जो एक कवक जनित रोग है, फंगाई डिजीज है। कौन सा है? फंगल डिजीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 75। लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन किसका उदाहरण है? सेव भोजिता का है, सेव जीवित का है, परिजीवित का है, अधिपादप का है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। लाइकेन किसका उदाहरण है? सेव भोजिता का है, सेव जीवित का है, परजीवित का है, अधिपादप का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेव जीविता। लाइकेन शैवाल व कवक का पहला प्यार का उदाहरण है। क्या है?
शैवाल व कवक का पहला पहला प्यार क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। यह सहज जीवित का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पाचन में, श्वसन में, वाष्प उत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में। किस में बदलती है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में? पाचन में, श्वसन में, वाष्प उत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 का। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, पाचन में बदलती है, श्वसन में बदलती है, या वाष्प उत्सर्जन में बदलती है, या प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। आपको इस क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, पाचन में बदलती है, श्वसन में बदलती है, वाष्प उत्सर्जन में बदलती है, या प्रकाश संश्लेषण में बदलती है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है तब इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अंगों के व्यस्त समूह जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं पाचन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। और श्वसन वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें O2 को ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज छूटकर CO2 में परिवर्तित होता है तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? ऑक्सीकरण की क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77 पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग कौन सी है? बैंगनी रोशनी में, लाल रोशनी में, पीली रोशनी में, हरी रोशनी में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी रोशनी में, लाल, ऑप्शन नंबर बी लाल रोशनी में, ऑप्शन नंबर सी पीली रोशनी में, ऑप्शन नंबर डी हरी रोशनी में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या आंसर होगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम बैंगनी प्रकाश में होती है। सबसे कम किस में होती है? बैंगनी में। और सबसे अधिक किस में होती है? लाल में होती है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की होती नहीं है। हरे प्रकाश में तो होती ही नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण की 1 से 2% की प्रकाश की आवश्यकता होती है। 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 पर। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जिका में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 का कि कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या गोल्जिका में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? इसके लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये प्लांट एवं एनिमल सेल में पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाता है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो केंद्र को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। केंद्र को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल, मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क। वो प्लांट एवं एनिमल कोशिका दोनों में पाई जाता है। और न्यूक्लियस केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी मैंने आपको बताया रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 79 पर। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर है, ऑक्सीजनोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? पोटोमीटर है, ऑक्सीजनोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड का समय मिलता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटोमीटर। वाष्प उत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर है। वाष्प उत्सर्जन किसके? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या नापता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापता है। क्या नापता है? घनत्व नापता है। और इलेक्ट्रोमीटर में दूध की शुद्धता मापता है। क्या मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर से घनत्व है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता, और पोटोमीटर से वाष्प उत्सर्जन का नापते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 80 पर। कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्शे और लुरिया ने, शटर और बोवेरी ने, स्लाइडन और शवान ने, जैकब और मोनार्ड ने। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हर्शे और लुरिया ने, शटर और बोवेरी ने, स्लाइडन और शवान ने, जैकब और मोनार्ड ने। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्शे और लुरिया ने, शटर और बोवेरी ने, स्लाइडन और शवान ने। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडन और शवान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका।
जो सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 पर। एचआईवी में किस तरह का आरएनए व डीएनए पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एचआईवी में किस तरह का आरएनए या डीएनए पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 81 का। एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है? इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड में। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एचआईवी में किस तरह का आरएनए और डीएनए पाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी का पूरा नाम है। ये रोग असुरक्षित यौन रोग तथा असुरक्षित रक्तदान से होता है। किससे होता है? असुरक्षित यौन रोग तथा असुरक्षित रक्तदान से होता है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये रोग जिस व्यक्ति को होता है उसकी मौत हो जाती है। और इस रोग के क्या कहा जाता है? एड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम है। और इसके वायरस का क्या नाम है? एचआईवी वायरस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 82 पर। आलू किस कुल का है? ग्रेमिनी कुल का, कंपोजिटी कुल का, सोलेनेसी कुल का या कुकुरबिटेसी कुल का? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 82 का। आलू किस कुल का? ग्रेमिनी कुल का है, कंपोजिटी कुल का है, सोलेनेसी कुल का है या कुकुरबिटेसी कुल का? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 82 का। इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आलू किस कुल का है? ग्रेमिनी कुल का है, कंपोजिटी कुल का है, सोलेनेसी कुल का है या कुकुरबिटेसी कुल का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी कुल का आलू है। आलू किस कुल का है? सोलेनेसी कुल का है आलू। ग्रेमी कुल ग्रेमिनी का है, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, घास इत्यादि, ये ग्रेमिनी कुल का है। कंपोजिटी कुल का सूर्यमुखी, गेंदा इत्यादि। कुकुरबिटेसी कुल का तरबूजा है, कद्दू है, परवल है, खीरा है, नेनुआ है, ये कुकुरबिटेसी कुल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। एड्स के लिए, टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, कैंसर के लिए? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है, पोलियो के लिए किया जाता है या कैंसर के लिए जाता है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम इस एड्स का पूरा नाम है। जल्दी से बताइए एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एड्स। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? वायरस जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है एड्स है जो। एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र की टी सेल को नष्ट करता है। कि कौन सी सेल को? टी सेल को नष्ट करता है। टी कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है और रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और पोलियो, ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। किससे? ये भी वायरस के द्वारा होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसमें एक बार देख लेना, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है। कौन सा? विडाल टेस्ट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84। वे बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता कौन क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया, कैंसर। वे बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता क्या कहलाती है? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया या कैंसर? क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर दीजिए। वे बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। वे बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता क्या कहलाती हैं? सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मलेरिया, कैंसर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 84 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। वे बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से क्या कहलाती है? हीमोफीलिया कहलाती है। और ये बीमारी सर्वप्रथम ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को हुई थी। इस बीमारी को रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा जाता है। और सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया दोनों क्या है? एक आनुवांशिक बीमारी है। क्या है? आनुवांशिक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। और सिकल सेल एनीमिया में ये एक आनुवांशिक रोग है। और आरबीसी का आकार इसमें हंसुआकार होता है। इसमें क्या? आरबीसी का आकार हंसुआकार हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घट जाती है। इस बीमारी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पर। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? गले से है, कान से है, त्वचा से है, नाक से? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 85 का। एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? गले से है, कान से है, त्वचा से है, नाक से है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 का एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से संबंधित है एपिडर्मिक रोग। गले से संबंधित रोग कौन सा है? टॉन्सिल। टॉन्सिल कहाँ पर होता है रोग? गले पर होता है टॉन्सिल रोग। और नाक से संबंधित है नोज ब्लड या सिंट्रोटिस, नोज ब्लड होता है नाक में। और बहरापन कहाँ पर होता है? कान में होता है बहरापन। क्या होता है? बहरापन होता है कान पर। और नोज ब्लड, नोज ब्लड कहाँ पर होता है? नोज ब्लड होता है नाक में। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पर। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, किससे संबंधित है एस्टिग्मेटिज्म? कानों से, आंखों से, नाक से, गले से, किससे संबंधित है एस्टिग्मेटिज्म बीमारी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 का एस्टिग्मेटिज्म भी एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कानों से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, नाक से संबंधित है, गले से संबंधित है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 86 का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंखों से संबंधित है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी जो आंखों से संबंधित है। इसे क्या कहा जाता है? डिजीज ऑफ आई। डिजीज ऑफ आई कौन कौन सी है? मोतियाबिंद है, आंख का स्थिर होना, और ग्लूकोमा आंख का बाहर निकलना, ट्रेकोमा ये भी आंख से संबंधित है। आंख से संबंधित कौन कौन सी बीमारी? जल्दी से लिख लीजिए। मोतियाबिंद है, आंख का स्थिर होना है, ग्लूकोमा जिसे आंख का बाहर निकलना भी कहते हैं, ट्रेकोमा ये सभी आंखों से संबंधित बीमारी है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंखों से। एस्टिग्मेटिज्म भी आंखों की बीमारी है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा दोष है जो दुरुस्त यानी जिसे मिटाया ना जा सकता? मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, भ्रमणता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 87, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, भ्रमणता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रमणता। भ्रमणता को ठीक नहीं किया, इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये एक आनुवांशिक रोग है। कौन सा रोग है? ये एक आनुवांशिक रोग है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, और इस दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और इसमें अवतल लेंस काम में लिया जाता है। कौन सा? अवतल लेंस काम में लिया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस, इसमें कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम अनंत होनी चाहिए। अधिकतम अनंत होती है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 15 का, 17 का, 16 का, 20 का? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 88 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 15 के, 17 के, 16 का, 20 का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 9 पोषक तत्वों को वृहत कहते हैं। 9 को क्या कहते हैं? वृहत। और 7 को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। 7 को सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। वृहत पोषक तत्व में कुछ पोषक तत्वों को फसलों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होते हैं, उसे वृहत कहते हैं, और कम मात्रा में आवश्यकता होते हैं सूक्ष्म कहते हैं। और कुल कितने हैं? 7 और 9, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता है हरे पौधों को कुल। और 9 वृहत पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, इत्यादि। ये 9 वृहत पोषक तत्व हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 89, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है, रेटिना कहलाता है, कोरोइड कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 89 का। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 5 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है, रेटिना कहलाता है, कोरोइड कहलाता है, या कॉर्निया कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 89 का। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए इसका दोस्तों। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है, रेटिना कहलाता है, कोरोइड कहलाता है, या कॉर्निया कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 89 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। आंख का अंदरूनी पीछे का भाग क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है एवं वास्तविक बनता है। रेटिना में प्रतिबिंब कैसे बनता है? उल्टा एवं वास्तविक बनता है। आइरिस में बीच में एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली है। आइरिस में एक छेद होता है। किसमें? आइरिस में एक छेद होता है जिसे क्या कहता है? पुतली कहता है। जिसे क्या कहलाता है? पुतली कहते हैं। और दृढ़ पटल के नीचे काला रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। काला रंग की एक झिल्ली होता है जिसे कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली को कहते हैं कोरोइड। और कॉर्निया नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया नेत्रदान में दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। अब है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एंथ्रोलॉजी के अध्ययन को क्या करता है?
एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, हड्डियों का करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, मांसपेशियों करता है, जोड़ों का करता है। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? हड्डियों का करता है, तंत्रिका तंत्र करता है, मांसपेशियों का करता है, जोड़ों का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? हड्डियों का करता है, तंत्रिका तंत्र का करता है, मांसपेशियों का करता है, जोड़ों का करता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। और इसका सही आंसर है जोड़ों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है, जोड़ों का अध्ययन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91 पर। फूल का चमकीला व आकर्षक अंश है। फूल का चमकीला व आकर्षक अंश क्या है? दल पुंज है, बहारा दल है या पुष्प वर्त है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। फूल का चमकीला व आकर्षक अंश क्या है? दल पुंज है, बहारा दल है या पुष्प वर्त है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 का इसको लिए आपको मिलता है 5 सेकंड। 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। फूल का चमकीला व आकर्षक अंश क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दलपुंज। दलपुंज फूल का चमकीला व आकर्षक भाग दलपुंज कहलाता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 92। कोलेरा होता है, कोलेरा क्या है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, टॉक्सिन द्वारा होता है? इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोलेरा किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है या टॉक्सिन द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया द्वारा होता है कोलेरा। बोल और वायरस के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है। वायरस के द्वारा AIDS एड्स होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 93। अंडे का उत्तम स्रोत है? तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का? अंडे किसका उत्तम स्रोत है? तंतुओं का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का या वसा का है? क्वेश्चन नंबर 93 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। अंडे किसका उत्तम स्रोत है? तंतुओं का है, प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट का है या वसा का है? क्वेश्चन नंबर 93 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अंडा किसका उत्तम स्रोत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है अंडे। और दाल के बाद सबसे अधिक प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? अंडों से ही प्राप्त होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 94 पर। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस, फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, फर्न कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का। फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं, फर्न कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म कहलाता है। इस समूह के पौधे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी उपस्थित होता है। बीज फल अंदर होता है, इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं उगता, इसमें फल नहीं उगता है। फल नहीं उगता है, बीज किसी प्रकार का संरचना में बंद नहीं होता है, बीज बंद नहीं होता है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन सा है? घास है, आम है, मकई है, इनमें से सभी। निम्नलिखित द्विबीजपत्री कौन सा है? घास है, आम है, मकई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आम। निम्नलिखित में द्विबीजपत्री क्या है? आम है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 96। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अमृत जल कहा जाता है, खनिज जल कहा जाता है, झरने का जल या उबला हुआ जल? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? जल्दी से इसका, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत जल। अशुद्धि से पूर्ण मुक्त रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अमृत जल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, शहद, अल्कोहल, तेल? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? क्वेश्चन नंबर 97 का जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेल। तेल है जो जल में नहीं घुलता है, बाकी तीनों ही जल में घुल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 98। सर्वाधिक सुचालक पदार्थ कौन सा है? कॉपर है, सोना है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सर्वाधिक सुचालक पदार्थ, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर, चांदी जो सर्वाधिक सुचालक पदार्थ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 99। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किस में होती है? निर्वात में, ठोस में, द्रव में, गैस में? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? यह प्रश्न आप लिख लीजिए और इसका आंसर वीडियो पूरा होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि प्रकाश की चाल का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। यह था आज का हमारा सेशन। आपको कैसा लगा वीडियो का कमेंट में जरूर बताएं, और इस सेशन को एक बार और देखना, रिवाइज करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षा